अध्याय प्रारंभ होता है और ये रंगमंच में पुनः दृश्य परिवर्तन दिखाई देता है। ये सिविल लाइंस है, मैं अपने कमरे में यहाँ पड़ा हुआ हूँ, आंखें खुली हुई हैं, पीटे गए बालक सा मार खाया चेहरा उदास गहरा, स्लेट पट्टी पर खींची गई तस्वीर भूत जैसी आकृति, क्या वह मैं हूँ? ये पंक्तियां काव्य नायक के अंतर्द्वंद्व को बार बार प्रकट करती हैं। वो बार बार अपनी भीरुता और अकर्मण्यता के बीच युद्ध करता नजर आता है और अपने को धिक्कारता हुआ भी नजर आता है। उसका भयभीत मन असंभावित घटना के लिए प्रकंपित है और इसके साथ ही कविता में फैंटेसियों का पुनः क्रम शुरू हो जाता है। उसे आसमान में कहीं टॉलस्टॉय दिखाई पड़ते हैं तो कहीं मध्य रात्रि में अंधेरे में बैंड की उदास धीमी लेकिन पास आती ध्वनि सुनाई देने लगती है। सुनसान अंधेरे रास्ते में गैस लाइट की पंक्तिबद्ध रोशनी और इसके साथ एक जुलूस उसे नजर आता है और वो देखता है कि इस जुलूस में कई परिचित पत्रकार हैं, पथराए चेहरे वाले सैनिक हैं, सेना अध्यक्ष हैं, कर्नल हैं, ब्रिगेडियर हैं, जनरल हैं, मार्शल हैं, कविगण हैं, प्रकांड आलोचक हैं, विचारक हैं, मंत्री हैं, उद्योगपति हैं और शहर का कुख्यात हत्यारा डोमाजी उस्ताद बलवंत भी साथ है। उस जुलूस में वो देखता है कि उसमें कई ऐसे चेहरे हैं जो उजाले में सफेद पोश हैं, प्रतिष्ठित हैं, आदरणीय हैं, लेकिन रात्रि के अंधकार में उनका भूत पिशाच का वास्तविक स्वरूप प्रकट हो जाता है। काव्य नायक के सामने ये सब के सब बेनकाब हैं, इनके चेहरे का आवरण हट गया है और काव्य नायक पुकार उठता है, भीतर का राक्षसी स्वार्थ साफ उभर आया है, छुपे हुए उद्देश्य यहाँ निखर आए हैं, यह शोभा यात्रा है किसी मृत्युदल की। जुलूस के रूप में आजाद भारत के लोकतंत्र की शव यात्रा यहाँ पर कवि ने देखी और वो इसीलिए इसको मृत्युदल की यात्रा कवि कह रहा है। ये वे लोग हैं जो लोकतंत्र की आड़ में केवल और केवल अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। आम जनता की इनको कुछ भी चिंता नहीं है। उनके ओजस्वी वाणी और विलक्षण मेधा दिन के उजाले में जिस न्याय की बात करती है, जिस सत्य की बात करती है, जिस करुणा की बात करती है, जिस कर्तव्य निष्ठा का पाठ पढ़ाती है, रात्रि का जुलूस उनके पिशाची स्वार्थ को बेनकाब कर देता है और उनकी कथनी और करनी के अंतर को स्पष्ट कर देता है। ये वो सच है जहाँ सत्ता सेना का मनमाना दुरुपयोग करती है। यहाँ सत्ता पूंजीपतियों और मेधा का गठजोड़ है, सब मिलकर जनता को लूट रहे हैं। ये सभी कुख्यात हत्यारे डोमाजी के समान ही हैं, क्योंकि ये सब मिलकर जनतंत्र की हत्या कर रहे हैं। यह आजाद भारत का अंधेरा है जिसे बतौर धूमिल जनतंत्र की सैकड़ों बार यहाँ हत्या होती है, पर वह भेड़िए की जुबान में जिंदा है। इन शब्दों से हम पाते हैं। अचानक कविता में फिर एक नया मोड़ आता है। वास्तविकता से परिचित होते ही व्यक्ति को भ्रष्ट तंत्र या तो मार देगा या मरवा देगा। ये सच्चाई काव्य नायक को पता है और ये सच्चाई अग्रिम पंक्तियों में उभरती है। मारो गोली, दागो उस साले को एकदम, दुनिया की नजरों से हटकर छुपे तरीके से हम जा रहे थे कि आधी रात अंधेरे में उसने देख लिया हमको। वो जान गया वह सब, मार डालो उसको, खत्म कर दो एकदम। ये दमनकारी नीति का कच्चा छिट्टा यहाँ पर खुलता हुआ नजर आता है। विडंबना है कि देश को आजाद हुए इतना समय होने के बाद भी हमारी सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां जस की तस बनी हैं। कवि ने एक अपनी पुस्तक, एक साहित्यिक की डायरी, इसमें एक लंबी कविता का अंत शीर्षक से स्वीकार किया था कि ऐसी स्थिति में जबकि समाज में संजीवनकारी उत्प्रेरक आंदोलन या ऐसी संगठित शक्ति नहीं है,
एक संवेदनशील मन जिसमें अब तक अवसरवादी कौशल का लाभ लोभ की समझदारी विकसित नहीं हुई है, केवल अपने को निसहाय महसूस करता है। यहाँ पर वही विवशता कवि की बार बार सामने आती है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने अपने इस यथार्थ को अभिव्यक्ति देने की चेष्टा की है, अपनी असहायता को, अपनी विवशता को, अपनी कमजोरी को और यथास्थिति को दर्शाया है। मुक्तिबोध की अद्भुत शिल्प संरचना फैंटेसियों के माध्यम से स्वप्न चित्रों के सहारे यथार्थ को शब्दबद्ध करती चली है। फैंटेसियों का क्रम जहां टूटता है वहां काव्य नायक स्वयं से बातें करता नजर आता है। तो फैंटेसी से वक्तव्य और वक्तव्य से फैंटेसियों तक की समूची कविता आती जाती नजर आती है। टूट गया स्वप्न व छिन्न भिन्न हो गए सब चित्र, जागते में फिर से याद आने लगा वह स्वप्न, फिर से याद आने लगे अंधेरे में चेहरे, और तब मुझे प्रतीत हुआ भयानक गहन मृतात्माएं इसी नगर की हर रात जुलूस में चलती, परंतु दिन में बैठती हैं मिलकर करती हुई षड्यंत्र विभिन्न दफ्तरों, कार्यालयों, केंद्रों में, घरों में। इस तरह से आज के लोकतंत्र को कवि बेनकाब करते नजर आते हैं। ये लोकतंत्र की आत्मा के हत्यारों को, जिनका जिक्र कवि ने अपनी कविता में विस्तार से किया है, मृतात्माओं के संगम है। आदमी के रूप में काव्य नायक भयभीत है कि सच्चाई से परिचित हो जाने पर वो सत्ता द्वारा प्रताड़ित किया जाएगा या मार डाला जाएगा। तृतीय खंड यही समाप्त होता है और कविता का चतुर्थ खंड प्रारंभ होता है, और ये प्रारंभ एक सुबह से है। कमरे में लेटे हुए काव्य नायक के न तो शरीर में बल है और दिल भी उसे गलता हुआ प्रतीत होता है। काव्य नायक के हृदय में जो हलचल मच रही है, जो अंतर्द्वंद्व है, वो इन पंक्तियों में काले काले शहतीर छत के हृदय दबोचते, यद्यपि आंगन में नल जोर मारता। इन पंक्तियों में हम देखते हैं कि जल का खखाना और छत की शहतीरों का हृदय को दबोचना, ये सब प्रतीक हैं जो बाहरी परिस्थितियों के प्रति उसके दबाव और विद्रोही भावों की ओर संकेत करते हैं। आगे की पंक्तियों में पुनः फैंटेसी का प्रारंभ है। ये सब क्या है? किसी जन क्रांति के दमन निमित्त यह मार्शल लॉ है। दम छोड़ रहे हैं भाग गलियों में मरे पैर, सांस लगी हुई है, जमाने की जीत निकल पड़ी है। शासन की यहाँ पर दमनकारी नीतियों का, दमनकारी वृत्तियों का पर्दाफाश है। दम छोड़ रहे हैं भाग गलियों में मरे पैर और जमाने की जीभ निकल पड़ी है। ये प्रयोग भयाक्रांत आम जनता की असहायता और उसकी अकुलाहट को संकेत करते हैं। आगे की पंक्तियों में काव्य नायक की घबराहट, सेना का सड़कों को घेरने का एहसास, निरंतर पीछा होने का एहसास, अनेक आशंकाओं, असुरक्षा, भय और अनिश्चय की स्थिति से कवि का रूबरू होना, इन सब का चित्रण है। उसकी अकथनीय वेदना बार बार छलकती दिखाई देती है। वो देखता है उन शोषितों की ओर, क्योंकि आजाद देश के अधिकांश जन आज भी गरीबी में, घोर अभाव में जी रहे हैं। उनके पास आज तक भी न सिर छिपाने की छत है, न रहने को कोई घर है। कवि के शब्दों में भयंकर बरगद सभी उपेक्षितों, समस्त वंचितों, गरीबों का वही घर, वही छत, उसके ही तलखोह अंधेरे में सो रहे गृहहीन कई प्राण। यहाँ बरगद सर्वहारा का आश्रय प्रतीक भी बना है। काव्य नायक का अस्थिर और उद्विग्न मन दृश्य के बाद दृश्यों में बेनकाब होता है। बरगद के समीप ही सिरफरे एक मटमैले चिथड़े वाले पागल का गान सुनाई पड़ता है। वास्तव में ये पागल का गान है क्या? ये पागल का गान
काव्य नायक की स्वयं की ही जागृत बुद्धि है, प्रज्वलित थी है। प्रागल का प्रलाप वास्तव में उसका आत्मा का उद्बोधन है, जो बार बार उसे धिक्कार रहा है। उदरम बरिबन्ननात्म बन गए, भूतों की शादी में कनात से तन गए। किसी व्यभिचारी के बन गए बिस्तर, दुखों के तागों को तमगों से पहना, अपने ही ख्यालों में दिन रात रहना, असंग बुद्धि व अकेले सहना, जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलहर। अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। बुद्धिजीवी मध्यम वर्ग की उदासीनता है और अन्यमनस्कता ही है जो यहाँ पर काव्य नायक को अत्यंत पीड़ा देती हुई प्रतीत हो रही है। और कवि स्वयं उस बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतिनिधित्व भी कर रहा है। अपने को समाज से काटकर क्षुद्र स्वार्थ में डूबे रहना और बिना किसी प्रतिरोध के पीड़ाओं को, अन्याय को चुपचाप सहते चला जाना कवि की दृष्टि में एक बड़ा अपराध है। संभवतः ये कविता कवि ने छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में लिखी थी। मिल में हुए दमन चक्र और गोलीकांड ने उन्हें बेहद आहत किया था और आम जनता की विवशता को, कष्ट को, असुरक्षा को कवि ने नजदीक से देखा था और इस कविता को उन्होंने इसी के फलस्वरूप रचा था। कवि मनुष्य के उस रूप के प्रति चिंतित है जहां कर्तव्य, संवेदनाएं, मानव मूल्य चुक गए। व्यक्ति पत्थर की तरह जीवन जी रहा है, जहां केवल और केवल अपने ही सुखों का चिंतन है, उस पर केवल स्वार्थ हावी है। ऐसी मनोदशा पर कवि ने व्यंग्य किए हैं। लोकहित पिता को घर से निकाल दिया, जनमन करुणा सी माँ को हकाल दिया, स्वार्थों के टेरियार कुत्तों को पाल लिया, भावना के कर्तव्य त्याग दिए, हृदय के मंतव्य मार डाले, विवेक बघार डाला स्वार्थों के तेल में, आदर्श खा गए। समाज ने सचमुच अपनी बहुमूल्य संस्कृति को आज खोया है, संस्कारों को खोया है, अपने विवेक को ताक पर रखा है और अपने हृदय को संवेदनाओं से बीता कर दिया है, जिससे कवि बेहद आहत है। काव्य नायक ये भी जानता है इसका जिम्मेदार हर व्यक्ति स्वयं है। इसीलिए वो कहता है कि व्यक्तित्व तो अपना ही अपने से खोया। वो जानता है कि देश और समाज की दुर्दशा जो हुई है उसका एकमात्र कारण उसके जैसे बुद्धि वर्ग की निष्क्रियता है। ये आत्मग्लानि और अपराध बोध से ग्रस्त है और ये अपराध बोध बार बार इस कविताओं में सामने आया है। गलियों में अंधकार भयावह, मानो मेरे कारण ही लग गया मार्शल लॉ वह, मानो मेरी निष्क्रिय संज्ञा ने संकट बुलाया। कविता आगे बढ़ती है और आगे की पंक्तियों में काव्य नायक की मनःस्थिति कुछ बदलती हुई दिखाई देती है। वो समाज से शोषितों से जुड़ना चाहता है। झुके हुए गुमसुम टूटे हुए घरों के तिमिर भूतल से घुलता है मन में। उसे आशा की सुगंध वातावरण में घुलती सी दिखाई देती है, लेकिन अभी भी वो अंतर्द्वंद्वग्रस्त है। उसे गुप्त चिंता है और पीड़ा का एहसास भी अभी बाकी है। उसकी स्थिति कुछ संशयग्रस्त मनःस्थिति की सी बनी हुई है और यही चौथा खंड समाप्त हो जाता है। कविता में पांचवा खंड स्वप्न चित्रों की श्रृंखला से प्रारंभ होता है। एकाएक मुझे भान, पीछे किसी अजनबी ने कंधे पर रखा हाथ, चौंकता में भयानक, एकाएक थर थर रह गई सिर तक। यही नहीं। काव्य नायक देखता है कि यह हाथ और कुछ नहीं, बरगद का वृक्ष है जो समूचे पत्तों के साथ उसके कंधों पर आ टिका है। कवि इसका मंतव्य समझना चाहता है। काव्य नायक ने बरगद के पात को जनता के सामूहिक रूप का प्रतिनिधित्व माना है। वो स्वयं से प्रश्न करने लगता है, क्या वह संकेत, क्या वह इशारा, क्या वह चिट्ठी किसी की, कौन सा इंगित? उसे प्रतीत होता है कि मानव जनता उसे प्रोत्साहित कर रही है और इसके साथ ही फिर से फैंटेसी प्रारंभ हो जाती है। उसे गोली चलने की आवाज सुनाई देती है
और वह अनिश्चित दिशाओं में भागने लगता है। दौड़ते दौड़ते पृथ्वी आकाश की दूरी नापना उसकी भयाक्रांत स्थिति की ओर इशारा करती है। अंततः वह थक कर एक बंद दरवाजे की सीढ़ियों पर आ बैठता है और एक बार फिर तिलस्मी स्वप्न इनका सिलसिला प्रारंभ हो जाता है। उसे कभी पृथ्वी के गर्भ में अनेक द्युतिमान मणियां दिखती हैं, कभी झरता हुआ प्रबल प्रपात और कभी लहरों से छन कर आता रत्नों का रंगीन प्रकाश। काव्य नायक को अनुभव होता है कि ये केवल प्रकाश वाला एक रत्न नहीं है, वरन ये उसकी वेदना है, उसके अनुभव हैं और उसके विवेक के निष्कर्ष है, जिसे उसने कहीं अंतस की गुफा में गुहावास दे दिया था। अर्थात काव्य नायक के अनुभव, उसकी भोगी वेदना, उसका विवेक अब मानो पुनः जागृत हो चुका है। अब इनसे शक्ति पाकर वो फिर से जूझेगा। वो मानता है कि अपनी बुद्धि, विवेक और अनुभवों का लाभ लेकर वो समाज का कुछ न कुछ भला कर सकता है, लेकिन उससे ये नहीं अब तक किया है, इसलिए उसका मन पश्चाताप से भर उठा है। हाय हाय, मैंने उन्हें गुहावास दे दिया, लोकहित क्षेत्र से कर दिया वंचित, जनोपयोग से वर्जित किया और निषिद्ध कर डाला, खूब बढ़ा दिया। वास्तव में कवि को पश्चाताप है कि अब तक उसने कुछ नहीं किया। ये वास्तव में काव्य नायक के स्वयं के ही संकुचित व्यक्तित्व की ओर इशारा करती हैं पंक्तियां। कवि मुक्तिबोध स्वयं एक बेहद संवेदनशील कवि हैं, जो आदर्शवाद के रूप में व्यष्टि का समष्टि में को उत्सर्ग करने के हिमायती हैं, और यही पीड़ा उनकी इस पंक्तियों में हमें दिखाई देती है, जहाँ कवि बार बार काव्य नायक के मुंह से पश्चाताप के शब्द प्रकट करता है।